जय माता की मित्रों, हम लोग बात कर रहे हैं अश्विनी नक्षत्र में ग्रहों को प्लेस करने के बाद में हम लोगों को क्या रिजल्ट मिलता है, उसी की बातें मैं कर रहा हूँ। अश्विनी नक्षत्र के 2 पार्ट मैं पोस्ट कर चुका हूँ, जिसमें सूर्य, मंगल और चंद्र का फल मैंने बताया था। आज उसके आगे की बात करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि नक्षत्रों से संबंधित पूरे पाठ में प्लेस कर चुका हूँ कि कौन से नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है और उसका क्या विशेषता है। उसका पर्टिकुलर एक एक नक्षत्र का पाठ में इसी चैनल में पोस्ट किया हुआ है मेरा। तो आपको जब पूरी डिटेल देखनी है नक्षत्र से कनेक्टेड तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अभी बात हम लोग कर रहे हैं खाली नक्षत्रों में जब ग्रह प्लेस होते हैं तब क्या फल मिलता है। ग्रह की दृष्टि प्लेस हुए हुए ग्रह पे होती है तो क्या फल मिलता है, क्योंकि जब तक हम लोग नक्षत्रों के बारे में पूरी तरह जानकारी नहीं करेंगे तो मैंने यही देखा है मेरे अभ्यास में कि हम लोग सही प्रिडिक्शन करने में हम लोगों को बहुत मुश्किल आती है। ग्रहों का अपना महत्व है, राशियों का भी महत्व है, वरक कुंडली जितनी बनती है उनका भी महत्व है। लेकिन अगर नक्षत्रों को भूलते हैं तो उस चीज़ों से, वरक कुंडलियों से, ग्रहों से संपूर्ण प्रिडिक्शन और उसकी जानकारी लेना मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नक्षत्रों से ही पहले जानकारी थी। जब हम लोगों का ज्योतिष शुरू हुआ, पुरानी किताबें पाराशर जी की उठा के देखते हैं या वराहमिहिर जी ने भी नक्षत्रों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो शुरू में यही था कि सबसे पहले खोज नक्षत्रों की हुई थी। उसके बाद में ग्रहों का प्रभाव उनके ऊपर देखा गया कि नक्षत्र फिक्स है और चलते हैं तो भी इतने स्लो चलते हैं कि हजारों साल लग जाते हैं चेंज होने में। थोड़ा बहुत अयनांश वगैरह में थोड़ा हल्का हल्का चेंज होते जाता है, तो उसका बहुत हजारों साल बाद में जाके वो नक्षत्रों का आवागमन में कुछ परिवर्तन होता है। नहीं तो फिक्स है, नक्षत्र फिक्स है, उसको देखना भी पॉसिबल नहीं है। जिंदा आंखों से देखना, वो भी पूर्ण रात्रि हो, आकाश में अगर बादल वगैरह नहीं है, उस समय अगर आप जानकारी लेना चाहे तो आपको तारों के बहुत से समूह मिलेंगे और जो जानकारी रखता है आकाशीय पिंडों की या तारों की, तो वो आपको बता सकता है कि ये फला नक्षत्र है, ये फला नक्षत्र है। उगते सब है, दिखते हैं, दूरबीन वगैरह से थोड़ा अच्छे से दिखते हैं। तो इनकी जानकारी के लिए बगैर अगर हम सोचे कि ज्योतिष या प्रिडिक्शन फलादेश कर सके, जबकि सब कुछ पूरा ज्योतिषी नक्षत्रों पे आधारित है। आपकी चंद्र कुंडली हो, आपके मुहूर्त वगैरह हो, आपकी डेली की तिथियों के मुहूर्त हो, आपकी दशा महादशा हो, सब कुछ नक्षत्रों पे डिपेंड है। फिर भी हम लोग नक्षत्रों को भूल रहे हैं। तो आशा है, मेरा कोशिश यही है कि नक्षत्रों के बारे में आपको पूरी जानकारी मिले। अब आज बात करते हैं हम लोग बुध ग्रह की, कि बुध ग्रह अगर अश्विनी नक्षत्र में गोचर करता है, या जब गोचर का फल प्लस जब आपके जन्म बर्थ डेट के हिसाब से बुध ग्रह कहाँ पे कौन से नक्षत्र पे बैठा हुआ है, तो मान लीजिए कि आपका बुध ग्रह अश्विनी नक्षत्र पे जब आपका जन्म हुआ तब होता है। तो चरणों का अश्विनी नक्षत्र का ये फिक्स है। पहले चरण का मालिक मंगल, दूसरे का कारक शुक्र, तीसरे का बुध और चौथे का चंद्रमा। अब अगर बुध आपका जन्म पत्री में कहीं भी प्लेस हो सकता है, उसका एक अलग इफेक्ट है जो हम लोग पाराशरीय ज्योतिष में देखते हैं, जिनको अलग अलग विद्वानों ने भी व्याख्या भी किया है, श्लोकों में भी है, और आजकल चैनल में भी इनके बारे में बहुत कुछ जानकारी हम लोगों को मिल जाती। तो उसके विषय में बहुत कुछ सुनने को आपको मिलेगा। वो इफेक्ट इनके साथ आपको ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपको अच्छी जानकारी ज्योतिष की या आपकी फलादेश की सटीकता से मिलेगी। तो बुध आपका जन्मपत्री में कहीं भी हो सकता है, उसका एक अलग इफेक्ट है। लेकिन अगर अश्विनी नक्षत्र में कहीं भी प्लेस है, तो अगर प्रथम चरण में है,
प्रथम चरण में बुध अगर अश्विनी नक्षत्र में है तो वो आपको धर्म से कुछ विमुख करता है और कुछ छोटी छोटी मतलब जो बातें हैं ना उनको भी दिमाग में लगाता है और वाइन वगैरह या नशे के जो पेय पदार्थ है उनकी तरफ भी आकर्षित होता है। स्वार्थ की भावना भी कुछ आ सकती है और समाज में कुछ विशेष उनके लिए कोई स्थान ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। इसका बहुत कुछ पहले चरण में अगर बुध हो अश्विनी नक्षत्र में तो उसका कुछ विशेष अच्छा फल यहाँ पे नहीं बताया गया, लेकिन अगर द्वितीय चरण में हो तो बहुत से विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है और संतान का भी अच्छा सुख मिलता है। तीसरे चरण में हो तो आदमी ईश्वरीय कृपा से लाभान्वित होता है, मतलब देवीय कृपा होती है। अब देखिए आप, तीसरे चरण का कारक है बुध और बुध ग्रह अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण में हो तो देवीय कृपा मिलती है। बुध बुद्धि का कारक और बुध ग्रह को जिसका भी खराब है अपने ज्योतिष शास्त्र में भी और आपके इसमें भी बताया गया है, जब शांत करना हो ग्रह की पीड़ा का तो उसमें भी बताया गया है कि या तो आप गणेश जी की पूजा करें या आप विष्णु भगवान की पूजा करें। तो इसमें भी वही चीज आ रहा है कि साक्षात उनकी कृपा आपको मिल रही है, ईश्वरीय कृपा मिलती, कर्तव्यनिष्ठ होता है, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता है। ऐसे जातकों को संतान सुख भी या संतान की मात्रा भी ज्यादा होती है। हालांकि अपने धर्म में तो अभी हम लोग खुद ही लगा दिया 2, लेकिन उसके भाग्य में है, ऐसा हो सकता है। और स्वास्थ्य के लिए कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे बुध करेगा। उसका आप हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसका सब सुख नहीं मिलते हैं, जिसका दिमाग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, मेंटल से बहुत ज़्यादा, दिमाग से बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, हर समय उसी का यूज करते हैं, तो उनका स्वास्थ्य मोस्ट प्रोबली 80% मैंने यही देखा है कि इनका हेल्थ इतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन दिमाग प्रबल होता है। अगर चतुर्थ चरण में हो तो इसका अशुभ फल ही कहा गया है। व्यवसाय में भी सफलता और कुछ जीवन में भी अभाव, कुछ चारित्रिक दोषों को भी यहाँ पे इंगित करता है बुध अगर चतुर्थ चरण में हो तो। अब आते हैं कि बुध के ऊपर दूसरे ग्रह की दृष्टि हो। बुध कहीं भी बैठा है उसकी दृष्टि होनी चाहिए। यहाँ बैठा है तो यहाँ से दृष्टि होगी, यहाँ बैठा है यहाँ से दृष्टि होगी, कहीं से जहां से भी पूर्ण दृष्टि बुध के ऊपर उस ग्रह की पड़े और बुध अश्विनी नक्षत्र में बैठा हुआ हो तो सूर्य की दृष्टि का शुभ फल मिलेगा। जातक सत्यनिष्ठ मतलब सही का पक्ष लेने वाला, परिवार और संबंधियों को प्रिय तथा शासन पक्ष से लाभान्वित होता है। चंद्रमा की दृष्टि हो तो कलाकार होता है और उसी क्षेत्र में जाने का कोशिश करता है। संगीत के प्रति भी रुचि होती है, हो सकता है ऐसा आदमी का गला भी बहुत अच्छा हो और कला से वो प्रोफेशनल भी होता है, उससे धनोपार्जन भी करने लगता है और हर तरफ से इसमें सुखी भी होता है। मंगल की दृष्टि भी शुभ फल देती है। मंगल की यहाँ पे शत्रुता है, लेकिन फिर भी मंगल की दृष्टि सत्तासीन लोगों का कृपा भाजन बनकर लाभ उठा सकता है। मतलब अब देखिए यहाँ पे देखिए, बुध अगर अश्विनी नक्षत्र में हो और मंगल की दृष्टि हो तो अश्विनी नक्षत्र मेष राशि पे ही बैठेगा और मेष राशि कहीं भी हो सकती है, तो यहाँ पे भी मंगल मालिक है और मंगल का ही दृष्टि होगा बुध पे और बुध अश्विनी नक्षत्र में बैठा हुआ है तो मंगल का अच्छा इफेक्ट यहाँ पे बताया गया है। अब गुरु का दृष्टि हो तो सुख फल मिलता है, धन सुख परिवार सब चीज का सुख फल मिलता है। शुक्र का दृष्टि मान सम्मान यश अर्थ सभी कुछ प्राप्त होता है और अपने आचरण से सबका मित्र भी बनता है। शनि की दृष्टि के 2 फल मिलते हैं, जातक समाजोपयोगी या समाज सेवा में कार्य करता है तथापि परिवार के सदस्यों से विवाद और कलह बना रहता है। मतलब शनि का दृष्टि एक साइड आपको अच्छा भी होगा और एक साइड आपको खराब भी होगा। तो जितने भी हम लोग देखते हैं जैसे नेता हो या समाज सेवक हो, क्योंकि उनका समय
पब्लिक के लिए, समाज के लिए जब चला जाता है तो ऑब्वियसली वो परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके लिए समय कम मिलता है उसको, या दे ही नहीं सकता, तो जाहिर है फिर परिवार में कलह वगैरह ये सब होगा ही होगा। तो ऐसा कुछ बुध अगर अश्विनी नक्षत्र में हो तो ऐसा कुछ जातक को उसका विशेष फल यहाँ पे बताया गया है। अब आते हैं हम लोग बुध की जगह हम लोग बात करें गुरु की। गुरु अगर अश्विनी नक्षत्र में हो, जो कि आपकी जन्मपत्री में कहीं भी हो सकता है। प्रथम चरण में, पहले चरण में अश्विनी नक्षत्र में अगर गुरु हो तो जातक के व्यक्तित्व में एक आकर्षण होता है। कभी कभी बहुत से आदमियों को हम लोग देखते हैं, वो उनसे चाहे मिलो मत लेकिन फिर भी वो अच्छे लगते हैं, उनका एक अलग ही रुआब अपने ऊपर पड़ता है। तो उस तरह का आकर्षण ऐसे आदमियों के अंदर होता है। विवेकपूर्ण वाणी का धनी होता है। ऐसा जातक अपने आसपास के लोगों को सहज ही प्रभावित करता है। अगर ये भाषण करे तो उसके विचारों को सुनने के लिए भीड़ एकत्र हो जाती है। जातक की अध्ययन में गहरी रुचि होती है। दार्शनिक आध्यात्मिक क्षेत्र में उसकी गहरी पैठ होती है। एक विद्वान के रूप में समाज में प्रतिष्ठित ऐसा जातक भौतिक उन्नति भी करता है। इसमें मित्रों एवं अन्य लोगों की उसे पर्याप्त सहायता भी मिलती है। 35 वर्ष की अवस्था के बाद उसका यश और ज्यादा बढ़ता है। मतलब गुरु का अश्विनी नक्षत्र में अगर है या गोचरवश आया है अश्विनी नक्षत्र में गुरु, और गुरु आपका जन्मपत्री में योग कारक है, तो आपको बहुत अच्छा फल यहाँ पे गुरु देख के जाएगा, चाहे दशा महादशा हो चाहे गोचर हो। और जन्म से अगर गुरु प्लेस है अश्विनी नक्षत्र में तो फिर होल लाइफ उसका अच्छा फल आपको मिलता रहेगा। द्वितीय चरण में गुरु की स्थिति भी अच्छी मानी गई है। जातक लेखन के क्षेत्र में प्रसिद्धि पा सकता है। उसका व्यक्तित्व आकर्षक, स्वभाव उदार एवं परोपकारी होता है। पूर्ण निष्ठा से हर कार्य को करेगा। तो जाहिर है कि पूरे कार्य को जब पूरी निष्ठा के साथ करता है तो आदर का पात्र भी बनता है। धन के मामले में उसे शायद थोड़ा कष्ट होगा। मतलब दूसरे चरण में अगर गुरु हो अश्विनी नक्षत्र में तो ऐसा आदमी अध्ययन में, दूसरों की सेवा करने में, परोपकार में ही लगा रहता है। तो फिर वो धन के लिए कुछ विशेष रुचि, या धन उसके पास आता भी है तो लोगों का भला कर देता है, तो उसके पास थोड़ी तकलीफ हो सकती है। तीसरे चरण में जातक को बौद्धिक एवं भौतिक दोनों क्षेत्रों में उन्नति दिलाता है। जातक विद्वान भी होता है और अधिकार संपन्न भी होता है। अधिकार संपन्न मतलब आप एक अच्छी पोस्ट पे है, गवर्नमेंट सर्विस हो चाहे प्राइवेट हो, या फिर आप कुछ ऐसी स्टेज पे है धनी मानी कि आपकी बातों का इफेक्ट हो, आपकी बातें मानी जाए। चतुर्थ चरण यहाँ जातक का सबसे, गुरु का जातक को सबसे बढ़िया फल मिलता है अगर चतुर्थ चरण में हो तो। उसे अपार कीर्ति मिलती है। दूसरी ओर उसे धन का अभाव नहीं रहता, परिवार का पूर्ण सुख मिलता है, और संतान भी योग्य एवं आज्ञाकारी होती है। मतलब चतुर्थ चरण में, अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में गुरु आपकी जन्मपत्री में कहीं भी प्लेस हो तो आपको बहुत ही अच्छा फल मिलता है। उसका इससे कनेक्शन देख लीजिए आप। चतुर्थ चरण का यहाँ पे कारक चंद्रमा है अश्विनी नक्षत्र में, और गुरु कर्क राशि पे या चंद्रमा के साथ, आपको भी पता है, गजकेसरी योग बनाता है। अब गजकेसरी ये योग अगर आपको देखना हो, लोग बोलते हैं ना, हम लोग जन्मपत्री देखते हैं तो मेरा जन्मपत्री में, जाहिर है कि गजकेसरी योग आपको 12 लगन होते हैं पूरे दिन में, और चंद्रमा एक राशि पे 2.5 दिन रहता है, तो चंद्रमा तो बहुत जल्दी स्थान बदलता है। तो मोटा मोटी वो गजकेसरी योग तो बनाते ही रहता है। लेकिन जिसका जन्मपत्री में गजकेसरी योग होने के बावजूद भी अच्छा फल नहीं मिल रहा है, तो वहां पे आपको नक्षत्रों से सहायता मिलेगी। सबसे पूर्ण प्रभावी गजकेसरी योग यहाँ पे अश्विनी नक्षत्र में बताया गया है। चतुर्थ चरण में अगर गुरु जन्मपत्री में कहीं पर भी प्लेस हो
और वहां पे अगर चंद्रमा साथ बैठ जाए या दृष्टि संबंध हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या, आपका गजकेसरी योग बल्ले बल्ले। अब यहाँ पे दृष्टि आती है। गुरु का मैंने चारों चरणों का आपको फल बताया। अब यहाँ पे दृष्टि गुरु के ऊपर, जो कहीं पे भी बैठे हैं गुरु अश्विनी नक्षत्र में, और उसके ऊपर दूसरे ग्रह की दृष्टि क्या इफेक्ट देगी। अगर सूर्य की दृष्टि हो तो सदैव सही काम करेगा, कानून के अनुसार काम करेगा, वेद काम करेगा, अवैध काम नहीं करेगा। गलत काम जो समाज और कानून ने प्रोवाइड करवाए हैं कि यह गलत काम है, वो कभी नहीं करेगा। ईश्वर पर अगाध आस्था रखेगा, समाज और देश के लिए काम करेगा, परोपकारी होगा। चंद्रमा की दृष्टि हो गई तो जातक धन मान सम्मान यश से युक्त होगा। कोई चीज का अभाव चंद्रमा की दृष्टि होने से या चंद्रमा की युति होने से जातक को नहीं मिलेगा। मंगल की दृष्टि जातक को सत्ता पक्ष से लाभ पहुंचाती है। ऐसा जातक स्वभाव से कुछ उग्र हो सकता है, लेकिन उसको मंगल का अच्छा फल ही मिलेगा। बुध की दृष्टि हो तो सद्व्यवहार करने वाला बनाती है, लेकिन उसमें औरों के निरर्थक विवादों में जानबूझकर फंसने की प्रवृत्ति हो सकती है, क्योंकि बुध और गुरु का मेल थोड़ा अच्छा नहीं बताया गया है हम लोगों को ज्योतिष शास्त्र में। तो अगर बुध की दृष्टि हो, युति हो, आप जो दृष्टि है यहाँ पे युति भी समझ सकते हैं, तो उसका अश्विनी नक्षत्र में कुछ विशेष इफेक्ट बुध का गुरु के साथ नहीं बताया गया। शुक्र की दृष्टि हो तो फीमेल है तो मेल, मेल है तो फीमेल, उनमें कुछ विशेष रुचि देता है। और स्त्रियों के इस उपयोग की सामग्री का व्यापार उससे कुछ विशेष फलदायी होता है। मतलब अगर कोई बिजनेस वगैरह करता है और शुक्र की युति भी है गुरु के साथ, या शुक्र की दृष्टि है गुरु पे और गुरु अश्विनी नक्षत्र में है, तो वहाँ पे हम लोग कॉस्मेटिक आइटम का और का अगर बिजनेस करें तो उसमें कुछ विशेष उसको फल मिलता है। शनि की दृष्टि जातक को स्वभाव से कुछ क्रूर बना देती है और परिवार सुख में भी थोड़ी अनबन बनी रहती है। तो ये गुरु का फल है। अब गुरु का फल ऑलमोस्ट 90% आपको सब ग्रहों का सब चरणों में अच्छा फल बताया गया है। गुरु के ऊपर सब ग्रहों की दृष्टि हो, युति हो, या गुरु अश्विनी नक्षत्र के किसी भी चरण में हो, ऑलमोस्ट सब में आपको अच्छा ही अच्छा बताया गया है। तो अश्विनी नक्षत्र में अगर गुरु हो और आपका कहीं पे प्लेस है, किसी भी जगह में प्लेस हो गुरु, और वहां पे अगर आपका गुरु योग कारक है नहीं है, वो एक अलग मैटर है। सपोज आपका 6, 8, 12 भाव का मालिक गुरु है जन्मपत्री में, और गुरु यहीं पे से कहीं बैठा है या और कहीं बैठा है, तो 6, 8, 12 का मालिक हम लोग बोलते हैं ना कि गुरु अच्छा फल नहीं देता है। वो अपनी दशा महादशा में आपको कुछ अच्छे रिजल्ट प्रदान नहीं करेगा। लेकिन अगर अश्विनी नक्षत्र में हो तो आपको गुरु का रिजल्ट फिर अच्छा ही मिलेगा उसकी दशा महादशा में। ये आप अपनी जन्म पत्रियों में लगा के देखिए आपको कैसा रिजल्ट मिलता है। आप अपनी जन्म पत्री खोलिए, इस समय आपका गुरु कौन से नक्षत्र पे बैठा है वो देखिए, और आपकी वो दशा महादशा अंतरदशा कैसी चल रही है। अगर गुरु की आई है या पहले गई है, उसमें आपको कैसा रिजल्ट मिला है, गोचर में कैसा चल रहा है। तो नक्षत्रों के ऊपर जब हम लोग ग्रहों को प्लेस करते हैं, दृष्टियों को प्लेस करते हैं एक दूसरे के साथ, तो हम लोगों को 50-60% रिजल्ट तो यहीं पे मिल जाता है, जिसकी सटीकता भी मतलब चैलेंज करने लायक, मतलब आप चैलेंज नहीं कर सकते उसको, वो फिक्स है, वो होगी होगी। अब ये अलग बात है कि किसने प्रिडिक्शन की। अब आप सूर्य की दृष्टि अगर गुरु पे पड़ती है अश्विनी नक्षत्र पे, तो उसका अच्छा फल बताया गया है, तो वहां पे सूर्य को भी आपको देखना पड़ेगा कि वो प्रेजेंट समय में भी, गोचर में भी, और आपकी जन्मपत्री में भी कौन कौन से नक्षत्रों पे कौन से चरणों में गोचर कर रहा है और कौन से नक्षत्र पे जन्मपत्री के समय में था, तो उसका भी आपको प्रिडिक्शन में देखना पड़ेगा। तब जाके उस फल को हम लोग एक दूसरे के साथ समाहित कर सकेंगे। केवल एक ग्रह को या एक नक्षत्र को देख के आपकी जन्मपत्री का प्रिडिक्शन नहीं हो सकता। आपको इशारा मिलता है, आप सबको मिलाएंगे, मेमोरी में नहीं रहता है, एक जगह नोट करते जाइए।
उसके बाद में जो जन्मपत्री और ग्रहों और राशि के हिसाब से, भावों के हिसाब से, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से कैसा फल मिलता है उसको नोट करिए। फिर संपूर्ण को सम्मिलित कीजिए आपस में। वो फिर आ जाएगा आपके विवेक के ऊपर कि आपको उसका कितना ज्ञान है और आप उसको किस तरह से सम्मिलित कर सकते हैं, कहाँ उस फल को आपको लगाना है और वो फल आपको कहाँ मिला और अब कहाँ मिलेगा। तो ये सब चीज़ बहुत मायने रखती है। आशा है मित्रों आपको समझ में आया होगा। कोशिश यही है कि आपको समझ में आए। फिर भी पाठ से संबंधित कोई बात हो आप कमेंट में लिखिए, आपको 100% आंसर दूंगा। मैं नहीं दे सका कोई क्वेश्चन अगर आपका ऐसा है जिसका मैं आंसर नहीं दे सकता तो आपको वीडियो बना के पोस्ट करूंगा, तो उसके बारे में निष्फिक्र रहिए। केवल विनती इतनी है कि मैं प्रोफेशनल एस्ट्रो नहीं हूँ। लॉकडाउन की वजह से खाली बैठा था, हालांकि 20-30 सालों से ये मेरा शौक है और मैं स्टडी भी करता हूँ अपने परिवार वगैरह के लिए, या जो मेरे को जानते हैं उनके ऊपर भी अभ्यास करता हूँ, उनको भी बताता हूँ। लेकिन मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। मेरा खर्चा या मेरे परिवार का खर्चा, उसका जरिया मैंने ज्योतिष को नहीं बनाया। और न मेरी इच्छा है, माता रानी से ये इच्छा है कि ये जो ज्ञान है मैं समाज को, आप लोगों को, जितना मेरे को दिया है ईश्वर ने, मैं आप लोगों को दे के जा सकूं। क्योंकि मेरे पास ही रह के तो मेरे कोई काम नहीं आने वाला। और कोविड का टाइम है, फ्री बैठे हैं, खर्चा जैसे तैसे करके चल रहा है, भगवान चला रहे हैं, 2 टाइम का खाना मिल रहा है और सर्विस करना ही है। लॉकडाउन खुलता है तो नौकरी पे जाना ही है, नहीं खुलता है तो घर में रहना ही है। तो समय होने की वजह से ये चैनल मैंने स्टार्ट किया था आप लोगों को ये सब के बारे में बताने के लिए। आप लोगों को जिसको भी फायदा हो, मेरी ये इच्छा है कि इसको आप अपने जीवन में उतारे, इसको समझे और कोशिश यही करें कि इसको अपनी जन्मपत्री पे, अपने परिवार की जन्मपत्री में अभ्यास के रूप में ले। विनती इतनी है, जहाँ तक हो सके इसको पेशा बनाने से बचें, धन का साधन बनाने से बचें। किसी का भला कर सकते हैं, भगवान आपको दूसरे क्षेत्र में उन्नति देगा, दूसरे काम में आपको फल देगा। ये ज्ञान आप केवल दूसरों का हित करने में लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप लोगों के विवेक के ऊपर निर्भर है। मेरा जो कर्तव्य या जो जिम्मेदारी मैंने समझा वो मैं कर रहा हूँ, आप लोग अपना कीजिए। जय माता की मित्रों।